अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मुसीबतों के 15 महीनों बाद नॉर्थ गजा पहुंचने लगे फलस्तीनी। हर तरफ देखे जा रहे हैं जज्बाती मनाजिर। पैदल सफर करते हुए गुमनाम मंजिलों की जानिब रवा दवा फलस्तीनियों के वीडियोस हो रहे हैं वायरल। इसराइल ने तुलक्रम में हमास रहनुमा एहाब अबू अतीवी को कत्ल करने का किया दावा। फलस्तीनी वजारत सेहत ने भी कर दी तस्दीक। सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला। मक्का और मदीना में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट की दे दी इजाजत। पीएम मोदी ने की नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात। मोदी को मिली अमेरिका आने की दावत। दोनों कायदीन दो तरफा तिजारती ताल्लुकात की अहमियत पर मुत्तफिक। वक्फ बिल को जेपीसी की मंजूरी मिलने से कांग्रेस हुई बरहम। कांग्रेस कायद नासिर हुसैन ने कहा, जेपीसी की मीटिंग में उड़ाई गई जमहूरियत की धज्जियां। और केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए उठाए मिडिल क्लास वालों के लिए आवाज। मोदी सरकार से किया बड़े बड़े बिजनेसमैन के बजाय मिडिल क्लास और किसानों के कर्ज माफ करने का मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खून, तबाही, कत्ल व गारत और आंसुओं के 15 महीनों बाद हजारों बेघर फलस्तीनी नई उम्मीद के साथ पैदल गजा की पट्टी के नॉर्थ की तरफ बढ़ते नजर आए। ये खुशनुमा और जज्बाती मनाजिर ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। नॉर्थ गजा की पट्टी जाने वाले बेघर अफराद की लंबी कतारें लग गई और पट्टी के नॉर्थ की तरफ साहिली रिशद स्ट्रीट पर हजूम लग गया है। अगरचे नॉर्थ गजा की तरफ बढ़ने वाले शहरी एक गुमनाम मंजिल के मुसाफिर हैं, क्योंकि जंग की वजह से वो अपने घरों को खो चुके हैं। नॉर्थ इलाका तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और यहाँ तक कि जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। इसके बावजूद लोगों की खुशी देखने लायक है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। उधर इसराइली फौज ने तुलक्रम में हमास के रहनुमा एहाब अबू अतीवी को कत्ल करने का दावा किया है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने भी तस्दीक की है कि नॉर्थ मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलक्रम में नूर शम्स कैंप को निशाना बनाने वाले इसराइली बमबारी में 2 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। वजारत सेहत ने एक बयान में नूर शम्स कैंप में एक गाड़ी पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 अफराद के मारे जाने और 3 दिगर के जख्मी होने की भी तस्दीक की है। जंगबंदी मुआहदे के बाद साउथ लेबनान पहुंचने वाले लेबनानी शहरियों पर इसराइली फौज ने फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग में मजीद 2 लेबनानी शहरी जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है, इसराइली फौज जनूबी लेबनान में मुसलसल दूसरे रोज से फायरिंग कर रही है, क्योंकि जंगबंदी के 2 महीने पूरे हो जाने तक इसराइली फौज को साउथ लेबनान को खाली कर देना था। इसके साथ ही पिछले महीनों में इसराइली गोलाबारी से बेघर होने वाले लेबनानियों ने भी वापस अपने इलाकों और घरों का सफर शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धमकी दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जिन ममालिक से वो आए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने धमकी देते हुए कहा कि जिन ममालिक ने अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया, उन्हें भारी माशी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने बदउनवानी से मुताल्लिक़ अल-क़ादा ट्रस्ट केस में अपनी सज़ाओं के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। इस बात की तस्दीक करते हुए इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने AFP से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू के दौरान कहा, हमने आज अपीलें जमा करा दी हैं और अगले चंद दिनों में इस हवाले से दफ्तरी कार्रवाई के बाद उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए गैर मुल्कियों को मक्का और मदीना में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में
इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देती है। अरब मीडिया के मुताबिक इस बात का ऐलान कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने किया, जिसने गैर मुल्कियों की इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के लिए ज़वाबित पर अमल दरामद को लाजमी करार दिया है। इन ज़वाबित के तहत गैर मुल्की अफराद और इदारों के मिल्कियत मजमूई तौर पर कंपनी के शेयर्स का 49% से ज़्यादा की सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारों को सऊदी कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी करने की भी इजाज़त होगी, जो सऊदी मालियाती मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। नाइजीरिया से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट परवाज के दौरान तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। तैयारा वापस नाइजीरिया में हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया। दौरान परवाज अचानक नीचे जाने पर तैयारे में शदीद झटकों के सबब 40 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि जहाज के हिचकोले खाने और मुसाफिरों की चीख व पुकार के वीडियो भी वायरल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 245 मुसाफिरों समेत अमले के 11 अफराद सवार थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए सदर बने डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है। ट्रंप के सदर बनने के बाद दोनों कायदीन के दरमियान ये पहली बातचीत है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने भी बातचीत की तफसील जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दोनों कायदीन के दरमियान आखिर क्या गुफ्तगू हुई। बताया गया है कि ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने की दावत दी है। ट्रंप ने हिंदुस्तान की जानिब से अमेरिकी सिक्योरिटी इक्विपमेंट की खरीद को बढ़ाने और शफाफ दो तरफा तिजारती ताल्लुकात की जानिब से आगे बढ़ने की अहमियत पर जोर दिया है। कांग्रेस राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की जानिब से लाए गए वक्फ बिल पर बने जेपीसी की मीटिंग में बिल को मिली मंजूरी पर हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी की मीटिंग में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई और आइन को दरकिनार कर दिया गया। जेपीसी की मीटिंग में लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाए गए, संविधान को दरकरार रखा किया गया और जिस तरह से जेपीसी के चेयरमैन आज की जो प्रोसीडिंग चला रहे थे, इससे एकदम साफ था कि सरकार को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, जेपीसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मनमानी चलाना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे 2024 के चुनाव के आसपास कि ये सरकार को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिले तो ये संविधान बदलने का काम करेगी। ये संविधान बदलने का इनको मौका तो मिला नहीं, इनको देश की जनता इनको सबक सिखाई है, लेकिन उसके बावजूद ये बिट्स एंड पीसेस में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से अक़लियतों के हकूक को दबाया गया, जिस तरह से अक़लियतों को खत्म करने की एक साजिश आज की मीटिंग में की गई, उससे एकदम साफ जाहिर है कि ये सरकार किसी भी तरह से इस देश में दो तरह के लॉ लाना चाहती है। उसमें एक उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में है, एक लॉ उनके लिए जो अक़लियतों में जो मेजॉरिटी में है, एक उनके लिए जो माइनॉरिटी में है। इससे एकदम साफ बात जाहिर हो रहा था जिस तरह से प्रोसीजर्स को बाईपास कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि 7-8 जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स के, जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट में, उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे थे कि इसमें डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने बताया कि उनके लिए कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, आज का सेशन चलाया, आज की मीटिंग उन्होंने चलाई है। जैसा राजा साहब ने कहा, 95% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, जो विटनेसेस बन के आए थे, वो इस बिल के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी, ये बिल का विरोध करके उन्होंने गया है। 5% वो लोग थे जो सरकार से स्टेज मैनेज थे, जिनकी मानसिकता एकदम साफ नजर आ रही थी वो क्यों वहां पे आए थे। ना वो स्टेक होल्डर थे, ना उनको वक्फ से कुछ लेना देना था। हम कह रहे थे
कि ये 95% या 100% जो स्टेक होल्डर्स आए थे उनके मिनट टू मिनट उनका जो मिनट्स है वो हमारे सामने रखा जाए, सारे मेंबर्स को दिया जाए, वो नहीं दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने सवाल जो पूछे थे, उनके जो रिप्लाईज आए थे, उसका हम लोगों ने पूछा कि उसको सारे मेंबर्स को प्रोवाइड करो, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं था। उसने हम लोगों को कोई उसका सर्कुलेशन नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो जेपीसी के इतने सारे प्रोसीडिंग्स में जो बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को दें, ताकि उनसे हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें ये 34-35 मीटिंग जो चले उसमें उसका निष्कर्ष क्या है करके, वो दिए नहीं। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मिडिल क्लास वालों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने मरकज की मोदी सरकार से मुतालबा किया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के कर्जे माफ करने के बजाय मिडिल क्लास और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। कि एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। 4 चीजें, इनकम टैक्स आधी रेट हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की दर डबल हो सकती, टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो डबल हो सकती है, जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं खाने पीने की चीजें उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो। माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं, टैक्सेबल इनकम की लिमिट डबल की जा सकती है, और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर से जीएसटी हटाई जा सकती है। ये हमारी मांग है देश के मिडिल क्लास की तरफ से, देश के आम आदमी की तरफ से। प्रधानमंत्री को आज मैंने चिट्ठी लिख के ये मांग की है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ मेले में अमित शाह व दीगर भाजपा लीडरों की जानिब से गंगा में डुबकी लगाने पर तनकीद की है। उन्होंने पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से अमित शाह के कुंभ में डुबकी लगाने पर दिए गए बयान का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर के बयान पर बीजेपी बेकार का हंगामा कर रही है। अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है, तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना होगा। खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है।
करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खड़गे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खड़गे जी के दलित होने से है। इन संघियों को आपत्ति इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको पता है कि जिनका इन्होंने सदियों से शोषण किया, उस समुदाय का एक दलित व्यक्ति इनकी कलई खोल रहे हैं। असलियत यह है कि आप कितनी नफरत करिएगा दलितों से और क्यों करिएगा। और असलियत एक बात की ये भी है कि जो चरण चुंबक मीडिया है, जो इस दुष्प्रचार को हवा दे रहा है, उसको खबर बना रहा है, उसको हेडलाइन बना रहा है, वो तो अपना जमीर कब का बेच चुका है। मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ कि भला कुंभ पर कोई आपत्ति क्यों करेगा। कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा है। महाकुंभ का आयोजन हमेशा से होता आ रहा है और बड़ी भव्यता से होता आ रहा है। ये हमारी धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। दिक्कत इस बात की है कि हमारी सनातन संस्कृति में भी पाप और पुण्य का यही व्याख्यान है। जब आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार रखते हैं, जब ये देश गुर्बत, गरीबी, महंगाई से जूझ रहा है और इस देश का सबसे बड़ा दलित नेता खड़ा होकर उस पर चर्चा करने की हिदायत देते हैं, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी बीजेपी जुटकर उनके खिलाफ झूठ बोलती है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। और ये वाला जो पाप का घड़ा बीजेपी का है ना, ये बड़ा तेजी से भर रहा है। वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भी इसी मौजू पर बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधर्म याद दिलाया तो बीजेपी के लीडर बिलबिलाने लगे और साफ हो गया कि उनकी दाढ़ी में तिनका है। दोस्तों, आज जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत मऊ में, जो कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है, वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। ये वो राजधर्म है जो अगर महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भी राजधर्म की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है। राजा का धर्म प्रजा के हित में होता है। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। राजा का धर्म होता है प्रजा की सारी परेशानियों को दूर करना और भय मुक्त वातावरण देना। उसका पेट भरे, उसके आंगन में तुलसी महके, उसके चेहरे पर मुस्कान हो, ये होता है राजा का धर्म। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि धार्मिक रीतियों के पीछे छिपकर आप राजधर्म से बच के भाग नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, वो पाप होता है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की दाढ़ी में तिनका है। सब बिलबिला रहे हैं। तो आप मानते हैं ना कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। यही तो हम आपको याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, राजधर्म की पालना कीजिए। आपको क्या आपत्ति है कि एक बहुत बड़े दलित नेता ने आपको राजधर्म याद दिला दिया? क्या दुख है आपको? क्या परेशानी है आपको? क्या उनकी जाति से परेशानी है? जो उन्होंने कहा वो तो हमारे वेदों ने कहा है। जो उन्होंने कहा वो तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है। जो उन्होंने कहा वो महाभारत कहती है। जो उन्होंने कहा, आप जिसको बहुत पढ़ते हैं, जिसको आप संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, मनुस्मृति भी कहती है। फिर भी आपको आपत्ति है। तो हम यही मानते हैं कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उससे आपत्ति नहीं है, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जाति से आपत्ति है। बहुत अफसोस है ये सुनकर। जय भीम, जय संविधान। दिल्ली में कांग्रेस को एन इलेक्शन से पहले बड़े झटके लगे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी राजीव कौशिक व दीगर 2 कांग्रेस लीडर राजकुमार शर्मा और सलीम अहमद समेत कई कांग्रेस कायदीन ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इन कांग्रेस कायदीन को आप कायद संजय सिंह ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इलेक्शन से ऐन कब्ल कांग्रेस कायदीन के आप ज्वाइन करने को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में आज एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू त्योहार पर बना लकड़ी का एक स्टेज टूट गया। इस हादसे में करीब 50 से ज्यादा हिंदू ज़ायरीन नीचे दब गए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिशें जारी है। इस दरमियान खबर है कि हादसे में अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है। बागपत की डीएम आसमिता लाल ने कहा कि बड़ौत में जैन कम्युनिटी का प्रोग्राम था। यहाँ लकड़ी का एक ढांचा गिर गया, जिससे करीब 40 लोग जख्मी हो गए। 20 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 20 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। 5 लोगों की मौत हो गई है।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुसीबतों के 15 महीनों बाद नॉर्थ गजा पहुंचने लगे फलस्तीनी। हर तरफ देखे जा रहे हैं जज्बाती मनाजिर। पैदल सफर करते हुए गुमनाम मंजिलों की जानिब रवा दवा फलस्तीनियों के वीडियोस हो रहे हैं वायरल। इसराइल ने तुलक्रम में हमास रहनुमा एहाब अबू अतीवी को कत्ल करने का किया दावा। फलस्तीनी वजारत सेहत ने भी कर दी तस्दीक। सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला। मक्का और मदीना में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट की दे दी इजाजत। पीएम मोदी ने की नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात। मोदी को मिली अमेरिका आने की दावत। दोनों कायदीन दो तरफा तिजारती ताल्लुकात की अहमियत पर मुत्तफिक। वक्फ बिल को जेपीसी की मंजूरी मिलने से कांग्रेस हुई बरहम। कांग्रेस कायद नासिर हुसैन ने कहा, जेपीसी की मीटिंग में उड़ाई गई जमहूरियत की धज्जियां। और केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए उठाए मिडिल क्लास वालों के लिए आवाज। मोदी सरकार से किया बड़े बड़े बिजनेसमैन के बजाय मिडिल क्लास और किसानों के कर्ज माफ करने का मुतालबा। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।